हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से। और आज से हम एक नया चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं जो कि बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 6th सेमेस्टर का चैप्टर है विच इज़ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, ओवरव्यू एप्लीकेशंस का, और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले बात, बेसिक्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज्ड टू मैनिपुलेट एन ऑर्गेनिज्म डीएनए टू इंट्रोड्यूस न्यू ट्रेड्स। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आती है और इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए, ताकि हमें उसके अंदर कुछ नए ट्रेड्स दिख सके। इट इन्वॉल्व्स आइसोलेटिंग। इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है? आइसोलेटिंग, कटिंग, recombining the DNA from different sources to create the new sequence of the DNA। उसके बाद if I talk about the principle of the genetic engineering, तो इसका प्रिंसिपल है कि ये DNA को मैनिपुलेट करने के बेसिस पे ही पूरा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका फिनोमिना चलता है। अब इसके अंदर अगर आप स्टेप्स देखें, स्टेप्स का ओवरव्यू देखें कि किस स्टेप के बाद क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमें जीन चाहिए जिसके साथ हमें छेड़छाड़ करनी है, यानी कि मैनिपुलेशन करना है। तो सबसे पहले स्टेप होगी वो होगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर जीन। जिस भी जीन के साथ हमें उसका मैनिपुलेशन करना है उसका हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन। कटिंग द डीएनए, उसके बाद जो डीएनए है उसको कट करना पड़ेगा। अब डीएनए को कट हम किससे करेंगे? बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो डीएनए को कट करने के बाद उसके अंदर हमें दो तरीके के एंड्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है स्टिकी एंड और एक होते हैं ब्लंट एंड्स, जो कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। थर्ड वाली जो स्टेप होगी वो है कंबाइनिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को काटा है उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो उन कंबाइन करेंगे उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। ज्वाइन द डिजायर जीन विद वेक्टर डीएनए, किसके साथ ज्वाइन करेंगे? वेक्टर डीएनए के साथ। और किस एंजाइम के हेल्प से ज्वाइन करेंगे? डीएनए लाइगेज। और जब आप इसे वेक्टर के साथ ज्वाइन कर दोगे, वेक्टर डीएनए के साथ, तो ये बनाता है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप होगी इंसर्टिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसको किसी होस्ट में भी तो डालना पड़ेगा ना, ताकि वो अपनी आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके जिसके लिए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालना पड़ेगा होस्ट के अंदर। अब कैसे डालेंगे? उसके लिए बहुत तरीके की टेक्निक्स होती है अलग अलग, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, माइक्रो इंजेक्शन हो गया। ये सारी टेक्निक्स हम आगे डिटेल में देखेंगे। ये तो बस एक ओवरव्यू है, बेसिक है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसको हमें होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। अब उसकी भी अलग अलग टेक्निक्स होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक मेथड, जिसको ही जीन गन मेथड बोलते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। अब उसका हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, ताकि वो जीन आगे जाके एक्सप्रेस कर पाए खुद को। तो हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मार्कर्स। अब नेक्स्ट स्टेप होगी हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। अब जीन का करना पड़ेगा एक्सप्रेशन, ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म को वो अलाउ कर सके, ताकि वो डिजायर जीन के साथ जाके खुद को एक्सप्रेस कर पाए। तो ये तो हो गए सारे स्टेप्स। सबसे पहले थी हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजायर जीन, फिर डीएनए को कट करेंगे, फिर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हम कंबाइन करेंगे, देन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसको हम होस्ट के अंदर डालेंगे, फिर होगी सिलेक्शन और स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस, एंड देन एक्सप्रेशन ऑफ द जीन हमें फाइनली देखने को मिलेगा। अब अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अगर एप्लीकेशंस की बात करें, ओवरव्यू, आगे भी हम बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका मेडिसिन, यानी कि हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी से, ताकि हम डायबिटीज़ जैसे डिसीजेस को ट्रीट कर पाए। हम जीन थेरेपी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, उसको हम ट्रीट कर पाए। या फिर हम डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स भी बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट
वैक्सीन्स बोलते हैं उसको, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से बनाया जाता है। तो एक तो हो गया इसका एप्लीकेशन मेडिसिन के अंदर। इसको हम एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जीएम क्रॉप्स हो गए यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गए, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया या फिर गोल्डन राइस हो गया, फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए और इसका न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। नेक्स्ट है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस से क्या होता है कि वो फार्मर को अलाउ करता है कि जो भी वीड है अपने खेत के अंदर उसको वो वीड क्रॉप्स को हार्म ना करे, इसके लिए हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी बनाया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से। फिर हम इसको इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमें एंजाइम का प्रोडक्शन करवाना है। अब एंजाइम का प्रोडक्शन क्यों करवाना है? ताकि हम इसको डिटर्जेंट्स में या फिर फूड प्रोसेसिंग में यूज़ कर सके, तो इसके लिए भी यूज़ किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। या फिर हमें बनाना है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स जो कि इको फ्रेंडली होते हैं, तो इसके लिए भी यूज कर सकते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देन नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है एनवायरमेंटल एप्लीकेशन। तो इसको हम बायो रेमेडिएशन में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग माइक्रोब क्लीन अप द ऑयल स्पिल और डिटॉक्सिफाई पोल्यूटेंट। ऐसे माइक्रोब्स हम बनाएंगे जिसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से मैनिपुलेट करके, ताकि जितने भी ऑयल स्पिल से या फिर जितने भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट से उसको वो डिटॉक्सिफाई कर सके, तो इसको एनवायरनमेंट में भी यूज़ किया जाता है। या फिर नेक्स्ट हो गया बायोफ्यूल एज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के अल्टरनेटिव हम बायोफ्यूल्स भी बना सकते हैं यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स को बनाएंगे जैसे कि माइस हो गया, ताकि हम उनके ऊपर डिफरेंट डिसीज मैकेनिज्म और ड्रग इफेक्ट्स की स्टडी कर सके। अब हमारे ऊपर तो नहीं करेंगे ना कि कोई डिसीज है तो उसका इंजेक्शन हमें दे दिया, तो भाई ह्यूमंस के ऊपर हम वो सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बनाए जाते हैं जैसे कि माइस हो गया, ताकि उसके ऊपर डिसीज का मैकेनिज्म स्टडी कर सके, या फिर कुछ ड्रग्स देने हैं तो उनका इफेक्ट हम एनिमल्स के ऊपर यूज करके चेक कर सकते हैं। तो ये रिसर्च में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम देखें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहला एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं, यानी कि ये डीएनए को कट करने का काम करता है एट द स्पेसिफिक सीक्वेंस, और जहां पे ये डीएनए को कट करता है उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रिकॉग्निशन साइट। तो ये डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट करने का काम करता है और विच कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट द डिजायर जीन इनटू वेक्टर। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो डीएनए को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में कट करने का काम करता है, विच कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट द डिजायर जीन्स इनटू द वेक्टर्स। और ये जिस साइट पे डीएनए को कट करता है उसको बोला जाता है रिकॉग्निशन साइट। उसके बाद रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, और जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं वो यूजुअली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक यानी कि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ लो उस कोड को, या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ लो, आप उसको सेम ही पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के भी 3 टाइप होते हैं, 3 तरीके के होते हैं ये एंजाइम्स। एक तो होता है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होता है वो डीएनए को रैंडम जगह पे कट करता है रिकॉग्निशन साइट के बहुत दूर। ठीक है, वो उसको डीएनए को कट करेगा, उसको बोलते हैं टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, और ये रेयरली यूज होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। अगर हम टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की बात करें, सो टाइप 2 जो होता है ना वो एग्जैक्टली रिकॉग्निशन साइट पे कट करने का काम करता है डीएनए के पास, और इसको हम वाइडली यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जैसे कि इको R1 हो गया, HEND3 हो गया, ये सारे आते हैं टाइप 2 के अंदर। टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो होता है वो डीएनए को रिकॉग्निशन साइट के एकदम पास यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस पे कट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में। सेकेंड है हमारे पास डीएनए मिथाइलेजेस। तो डीएनए मिथाइलेज क्या करता है? डीएनए बेसिस पे मिथाइल ग्रुप ऐड करने का काम करता है, ऐड CH3 ग्रुप टू स्पेसिफिक डीएनए बेसिस। क्यों? प्रोटेक्ट द होस्ट डीएनए फ्रॉम बीइंग कट बाय इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, कि खुद के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उसको कट ना कर दे, इसीलिए वहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम बीइंग कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। देन
मिथाइलेशन अकर एट द रिकॉग्निशन साइट। मिथाइलेशन कहाँ पे होता है? रिकॉग्निशन साइट पे होता है, मेकिंग द डीएनए इनविजिबल टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? नए डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने का काम करता है। और कैसे बनाएगा? यूजिंग अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, सिंथेसाइज अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये डीएनए को एम्पलीफाई करने का काम भी करता है, जैसे कि पीसीआर की टेक्निक्स हो गई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, तो वो इसमें डीएनए को एम्पलीफाई करने का काम भी करेगा। फिल गैप्स और रिपेयर द डैमेज डीएनए, ये कई बार गैप को फिल करने का भी काम करता है और जो डैमेज डीएनए है उसको भी रिपेयर करने का काम करता है। इसके अंदर भी आता है एक टैग पॉलीमरेज। तो टैग पॉलीमरेज मेनली पीसीआर में यूज किया जाता है क्योंकि इसके पास ऐसी एबिलिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी काम कर सकता है, तो इसीलिए टैग पॉलीमरेज को पीसीआर में यूज करते हैं। पीसीआर भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, पीसीआर के टाइप्स भी पढ़ेंगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1, जो कि आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है और जो रेप्लिकेशन के दौरान जो गैप्स बनते हैं उनको भी फिल करने का काम करता है। ये हमने रेप्लिकेशन वाले लेक्चर में जो हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा था उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद एक फ्रैगमेंट होता है जिसको बोलते हैं लीनाव फ्रैगमेंट। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि डीएनए को एक ही डायरेक्शन में सिंथेसाइज करने का काम करता है, उसको बोलते हैं लीनाव फ्रैगमेंट। नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है? वो दो डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है बाय फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन देयर शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। और कैसे जोड़ेगा दोनों डीएनए फ्रैगमेंट्स को? कि उनके शुगर और फॉस्फेट के बैकबोन के बीच में वो बॉन्ड बना देगा। ठीक है, सील द गैप इन डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड रिपेयर। रेप्लिकेशन हो या फिर रिपेयरिंग की प्रोसेस हो, दोनों में ही ये डीएनए के बीच में जो गैप होता है उसको सील करने का काम करता है। जॉइन द डिजायर जीन विद अ वेक्टर टू क्रिएट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये डिजायर जीन के साथ ज्वाइन भी हो जाता है विद अ वेक्टर, ताकि वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना सके। इसमें एक एग्जाम्पल है T4 डीएनए लाइगेज, जो कि कॉमनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। ओके, देन जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास वो है काइनेजेस। तो काइनेज का नाम जहाँ पे भी आएगा मतलब वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का जिक्र होगा ही होगा। तो काइनेज क्या करता है? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है टू मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग डीएनए और आरएनए। फॉस्फोराइलेट डीएनए और आरएनए फॉस्फोराइलेट करने का भी काम करता है डीएनए और आरएनए को, मेकिंग देम रिएक्टिव फॉर द फर्दर प्रोसेसेस, ताकि वो कुछ अपनी जो आगे की प्रोसेसेस है वो कर सके। यूज टू लेबल डीएनए विद रेडियो एक्टिव और फ्लोरोसेंट मार्कर। और ये डीएनए को रेडियो एक्टिव या फिर फ्लोरोसेंट मार्कर से भी लेबल करने का काम करता है। जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास वो है फॉस्फेटेजेस। फॉस्फेटेजेस क्या करने का काम करेगा? रिमूव करने का काम करेगा फॉस्फेट ग्रुप को। कहाँ से रिमूव करेगा? फ्रॉम डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। प्रिवेंट अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ऑफ वेक्टर बाय डीफॉस्फोराइलेटिंग देयर एंड्स, कि अनवांटेड सेल्फ लाइगेशन ना हो जाए, यानी कि वो खुद के साथ ही वो डीएनए के फ्रैगमेंट्स ना जुड़ जाए, तो उसको भी वो प्रिवेंट करने का काम करता है। तो जो एंड हो गए ना उनको वो डीफॉस्फोराइलेट कर देगा ताकि वो एक दूसरे के साथ सेल्फ लाइगेट ना हो सके। एंश्योर दैट ओनली द डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर। ये एंश्योर करता है कि जो डिजायर डीएनए फ्रैगमेंट है वही वेक्टर के साथ इंसर्ट हो पाए। इसका एग्जाम्पल है एक अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ओके, फिर जो नेक्स्ट एंजाइम है हमारे पास वो है टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो डीएनए के अंदर जो सुपर कॉइलिंग होती है ना उसको रिलीव करने का काम करता है। रिलीव द टेंशन कॉज ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन बाय कटिंग और रीजॉइनिंग द डीएनए फ्रैगमेंट। और कैसे रिलीज करेगा टेंशन? एक तो कट कर देगा या फिर रीजॉइन कर देगा डीएनए फ्रैगमेंट्स को। इसके अंदर आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज 1, जो कि क्लोनिंग में यूज किया जाता है टू इंट्रोड्यूस द स्पेसिफिक ब्रेक्स इन डीएनए। ओके, तो ये तो हो गया आज के लेक्चर के बारे में जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, इन विच वी डिस्कस अबाउट दी स्टेप्स के क्या क्या स्टेप्स होती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर डीएनए की कटिंग होगी, देन कंबाइन करेंगे डीएनए फ्रैगमेंट्स को, फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसको होस्ट के अंदर इंसर्ट कर देंगे, देन सिलेक्शन होगा, स्क्रीनिंग होगा और फिर जीन का एक्सप्रेशन होगा। देन वी टॉक अबाउट दी एप्लीकेशन जिसमें हमने मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनवायरमेंटल रिसर्च के बारे में देखा। फिर हमने एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया। तो एंजाइम्स में हमने देखा रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लिएजेस, डीएनए मिथाइलेजेस, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, काइनेज, फॉस्फेटेज और टोपोआइसोमरेज। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग, बाय बाय एंड टेक केयर।
You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.